इंदौर में हालात तो बहुत खतरनाक है अभी। क्या आप देखिए एक्यूआई जो है बढ़ा हुआ है, हरियाली जो है कम हो रही है, हमारा भूमिगत पानी जो है नीचे जा रहा है, नदियों में और तालाबों में प्रदूषण है ही। इन खान और सरस्वती नदियों का पानी काफ़ी शुद्ध था। मतलब आप जिसको पी भी सकते हैं, नहीं तो पिछले साल हमने देखा कि 44 डिग्री से ऊपर तापक्रम चला गया था। तो हम एक ऐसे पूरे एक जाल में फंसते जा रहे हैं। हमारा जन्म यहीं पर हुआ, हमने सारी पढ़ाई यहीं पर की और सारी सेवा भी यहीं पर की और सेवानिवृत्ति के बाद ही यहीं पर समय बिताना। तो इंदौर को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। तो हम कह सकते हैं इंदौर एक बहुत ही हम एक सुरम्य और खुशहाली बस्ती थी और यहाँ पर बहुत अधिक हरियाली थी, बगीचे थे, पेड़ पौधे थे, काफ़ी अधिक तालाब और कुएँ बावड़ियाँ थे। इन खान और सरस्वती नदियों का पानी काफ़ी शुद्ध था। मतलब आप जिसको पी भी सकते हैं, मतलब इतना शुद्ध था। हाँ, और ये बाग बगीचे तो इतने सीधे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो सब बगीचों का शहर ही कहते थे। और मेरे ख्याल से इन सब बगीचों की देखभाल के लिए इतना माली यहाँ पर रखा गया था, यहाँ एक माली मोहल्ला अलग से बसाया गया था। और मेरा ऐसा मानना है कि अंतिम शासक जो थे ये आज़ादी के पहले होलकर लोग रहे थे। तो होलकर लोगों ने ये जो शहर हमें एक विरासत के रूप में दिया था, ये बहुत बढ़िया शहर था। मतलब इतना अच्छा मौसम था, इतना पानी था यहाँ पर कि सड़कें जो है ये पानी से धुलती थी, एक पाड़ा गाड़ी आती थी, उस पर चरस रहती और गलियों को धोया जाता था। लोग गर्मी के दिनों में ओटलों पर पानी छिटक करके उसको ठंडा करते थे और सोते थे। तो बहुत ही खुशहाल यहाँ पर माहौल था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, सारे त्यौहार साथ साथ मनाए जाते थे। मिलों में पाली चलती थी और लोग जब साइकिल से निकलते थे तो कहीं ऐसी ट्रैफिक जैम की समस्या भी हमने नहीं देखी। परंतु फिर जब इस इंदौर में विकास की हम कहें आंधी शुरू हुई, तो वो आंधी सारी प्राकृतिक स्रोतों के साथ नहीं बल्कि वह समाप्त होते गए। हमारे बगीचे कई पुराने जो थे समाप्त हो गए, कई बगीचे वहाँ पर आजकल पार्किंग की जगह हम नाम गिनाएं तो काफ़ी हो जाते हैं। नदियाँ हमारी आप देखते हैं कैसे स्वरूप है, भूमिगत जल हमारा काफ़ी नीचे चला गया है, तालाबों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ प्रयास जो है ये किए जा रहे हैं। ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या है ही। तो ये जो एक सुरम्य बस्ती थी जो हमें होलकर ने बहुत अच्छे ढंग से एक वसीयत के रूप में दी थी, इसका हम विकास कहें कि प्रकृति के विरोध में ज़्यादा कर पाए, प्रकृति के साथ नहीं कर पाए। इसीलिए आज सारी समस्याएं जो यहाँ पर पैदा हो रही है। आज हवा यहाँ की शुद्ध नहीं है। अभी जितने देश के 130 प्रदूषित शहर माने गए तो उसमें इंदौर का भी चयन किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी इसका चयन किया है। तो वायु प्रदूषण यहाँ पर बढ़ा है, शोर प्रदूषण भी बढ़ा है, पानी की समस्या तो है ही। तो हम एक ऐसे पूरे एक जाल में फंसते जा रहे हैं और इसका हम कैसे निवारण करेंगे, ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है कि शासन और जनता ये जब तक सब मिलकर के नहीं करेगी और जिम्मेदारी से नहीं करेगी तब तक शायद हम इंदौर को बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। नहीं तो पिछले साल हमने देखा कि 44 डिग्री से ऊपर तापक्रम चला गया था। ऐसे और भी आगे संभावना बनेगी, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा सर तो भविष्य में परिस्थितियां कितनी भयानक हो सकती हैं? नहीं भयानक, अब जैसा हम हरियाली तो बढ़ा नहीं पा रहे, जैसे भी 8 या 9% ही बताई जा रही है और अभी भी कई योजनाएं ऐसी आ रही जो हरियाली को समाप्त करके ही जो बनाई जा रही है। तो एक तो हमें ऐसी योजनाएं बनाना पड़ेगी जो हरियाली को बचाए और उसमें यह है कि हमें कुछ लचीलापन रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सड़क के एरिया में 100 फीट की जगह 80 फीट बनाए और हमारे पेड़ बचते हैं तो वो हमें लाना चाहिए। सीधी सड़क बनाने के बजाय हम आड़ी तिरछी बनाएं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई संविधान पास नहीं कि सीधी सड़क ही बनेगी, तो भी हम पेड़ बचाए जा सकते हैं। तो हमें पेड़ और पानी इन दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना होगी। और जो हमारे पुराने, अभी तो हम नर्मदा पर निर्भर हैं पूरी तरह से, तो जो पुराने हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है, चाहे वो कुआं हो, बावड़ी हो या तालाब हो, इन सबको हमें संरक्षित करने की बहुत गहन आवश्यकता है। सर एक प्रश्न पे मैं वापस आऊंगा। आपने कहा होलकरों के समय पानी बहुत था, लोग सड़कों को धोते थे, तो जब तो नर्मदा आई नहीं थी और हम नर्मदा के चरण बढ़ते जा रहे हैं तो पानी आता कहाँ से था? नहीं, ये जितने भी लोकल स्रोत, भाई यशवंत सागर उन्होंने बनवाया। अच्छा, उस समय लोगों की जीवन शैली हम कहें इतनी सरल थी कि कचरा बहुत कम निकलता था। हम स्वयं भी देखते हैं, हमारे जहाँ घर जुन्नर में तो वहाँ एक सामने कोठी लगी रहती थी, 8 दिन में कोई नगर निगम गाड़ी आकर के ले जाती थी। तो लोगों की जीवन शैली से बहुत जुड़ा है। ओवरहेड टैंक नहीं होते थे, लोग मेहनत से पानी भरते थे, इसलिए उसका बड़ा सावधानी से जो है उपयोग करते थे। ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। एक केवल बिजली के पंखे से पूरी गर्मी लोग काट लेते थे, ऐसी तो हमने कोई घर में देखे ही नहीं थे।
कुछ ऐसे उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे कोई बता रहा था कि कुछ ऐसे तालाब थे जहाँ पर उन्होंने स्विमिंग सीखी जो अब सूख चुके हैं, कुछ ऐसे बड़े कहना चाहिए नुकसान जो आपको याद हो कि हाँ ये चीज़ें सूख गई है, बावड़ियाँ सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं जिनको हमने खो दिया? नहीं, एक तो सबसे बड़ा ये कि यहाँ का जो एक 9 लाख पेड़ों का क्षेत्र नौलखा जो कहलाता है, आज भी जिस पे 9 लाख, हम जिसको नौलखा कहते हैं। सच में यहाँ वहाँ 9 लाख पेड़ थे क्या? हाँ, ऐसा लोग कहते हैं मतलब। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वहाँ 9 लाख एक बार आम लगे थे। पर हम यदि संख्या में नहीं भी जाएँ, सघन हरियाली तो थी, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ध्यान है कि मैं जब कॉलेज में था, उनको ब्रिटिश का हाई कमिश्नर आए थे, तो उनको नई दुनिया ने मेरे पास ही भेजा, इनको आप नौलखा बता के लेकर के आए। क्योंकि यहाँ पर दोपहर में सूरज की धूप नीचे नहीं जाती थी, इतने पेड़ थे। तो ये सारे क्षेत्र हमने ख़त्म कर दिए मतलब लगभग। इसमें से अब हम कितने बचा सकते थे, ये हमारी प्लानिंग ऐसी होना थी। अच्छा, कोई कुछ वैश्विक उदाहरण आप बता सकते हैं कि जिन शहरों ने दुनिया में गलतियाँ करी, उनके परिणाम क्या रहे? परिणाम ये रहे कि एक तो उन शहरों में फिर जो जैसे हम नेचुरल कैलेमिटीज या कहते हैं, या एक्सट्रीम वेदर की घटना कहते हैं, चरम मौसम की घटनाएं, ये वहाँ पर होने लगी। तो फिर उन चरम मौसम की घटनाओं से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई में ही उनका सारा पैसा जाने लगा और विकास उनका सारा का सारा रुक गया। और कोरोना के बाद तो कई ऐसे शहर हैं जो अब ये कह रहे हैं कि हम केवल ग्रीनरी ही बढ़ाएंगे शहर में। अच्छा, एक प्रश्न सर मेरा ये था कि विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने ये बोला कि होलकरों के समय इंदौर के लोग ज़्यादा खुश रहते थे। अब विकास तो बहुत हो रहा है लेकिन लोग इतने खुश नहीं हैं। तो विकास और खुशहाली, इसके पैरामीटर्स थोड़े समझाइए। एक तो अर्जुन जी है कि विकास की कोई स्थापित परिभाषा नहीं है। हम विकास किसको कहेंगे मतलब? एक आदमी कम पैसे वाले से अधिक पैसे वाला बन गया तो क्या विकास हम कहेंगे? कोई नास्तिक से वो धार्मिक बन गया तो क्या इससे हम विकास कहेंगे? तो विकास एक बहुत वैसा शब्द है मतलब। और आजकल तो हम यही देखें कि सड़क चौड़ी कर दी जाए, फ्लाईओवर बना दिए जाएँ, ये सब विकास का नाप जोड़, कारखाने लगा दिए जाएँ। तो ये हम इनको विकास के एक सही पैरामीटर, सही विकास वो होना चाहिए जहाँ मानव अच्छी तरह से जी सके, उसको स्वास्थ्यप्रद वातावरण मिल सके, उसको हम सही विकास कहेंगे। और विकास किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन इससे बेनिफिशियरीज होंगे, किस कीमत पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें विकास में जुड़ना चाहिए। और मान लीजिए विकास के लिए हज़ारों पेड़ काट दिए जाए और वहाँ पर एक कारखाना लगाया जाए जहाँ पर 100 लोग काम करेंगे, तो ये बहुत जस्टिफाइड नहीं होगा। वहाँ पर लगे पेड़ उन 100 लोगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा कि पेड़ काट के पौधे लगा रहे हैं हम, ये पूरे देश में और दुनिया में चलता रहा है कि हमने 5000 पेड़ काट दिए और हमने 5000 पौधे लगा दिए, या हमने 50,000 पौधे लगा दिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम एक तो ये जो तुलना की जाती है गलत है। क्योंकि एक पेड़ आप देखें, एक पेड़ में हज़ारों पत्तियाँ होती है। ऐसे मान लो 50 पेड़ भी, उनमें कितनी पत्तियाँ होगी? और आपकी जगह उनने छोटे छोटे रोपे आपने लगा दिए, 1 फीट के या 6 इंच के और ज़्यादा लगा दिए। तो इन सब की पत्तियाँ जो वो कम से कम 50 पेड़ से अधिक तो होगी ही नहीं। तो और जो पुराना पेड़ है आज वो पर्यावरण में जो सेवा दे रहा है कि उसमें हज़ारों पत्तियाँ हैं, उससे वो प्रदूषण को भी सोख रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, कई पक्षियों का वहाँ पर बसेरा भी है। छोटे पौधे ये सब कर ही नहीं सकते। तो ये छोटे पौधे जब बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तब वो सेवा देंगे जो आज पेड़ हमें दे रहा है। ये बहुत बड़ा गैप है और इस गैप में फिर पर्यावरण की कई समस्याएं भी पैदा होगी। अच्छा, एक जगह हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पे भी जंगल लगाने की कोशिश की गई, वहाँ पे कभी दुनिया में जंगल लग नहीं पाए। जंगल प्राकृतिक रूप से जहाँ बनते हैं वो खुद ही बनते हैं, जंगल कभी प्लान्ड वे में नहीं बनाए जा सकते। ये कितना सच है? नहीं, एक्चुअली हम मतलब पेड़ों का समूह कोई जंगल मानते हैं वो गलत है। क्योंकि जंगल एक पूरी तरह से पारितंत्र होता है। वहाँ पर ज़मीन पे भी कुछ वनस्पतियाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, झाड़ियाँ होती है, बड़े पेड़ होते हैं। फिर वहाँ के शाकाहारी मांसाहारी जीव होते हैं, पक्षी होते हैं। और वे सब सालों के अनुसार वहाँ की जो क्लाइमेट है या वहाँ के उसके अनुसार वो विकसित है वहाँ पर। तो हम एक तरह के पेड़ या कुछ तरह के पेड़ लगा करके वो चीज़ नहीं ला सकते। तो हम एक पेड़ों के समूह को कभी जंगल नहीं कह सकते। जंगल अपनी एक प्राकृतिक चीज़ है जो कि प्रकृति की ही बनाई हुई है। तो कुल मिला के कहीं एक रिपोर्ट आई थी कि 10,000 पौधे भी अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो 100 साल पुराने पेड़ की भरपाई नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो पुराने वन विभाग के अधिकारी खुद ही ये कह रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड्स हैं ये। जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत हरियाली के कारण जाने जाते थे, कुछ बाग जाने जाते थे, वो बताइए, और अब उनकी क्या परिस्थिति वो भी बताइए। नहीं, इंदौर का तो जैसे मैं क्या ऐसा शहर है जहाँ की कई बस्तियों के नाम ही पेड़ और पानी के जो स्रोत इस पर आधार, जैसे हम पिपली बाजार कहते हैं, मोरसली गली कहते हैं, इमली बाजार कहते हैं, पलासिया कहते हैं, बड़वाली चौकी,
ये सब पेड़ों का नाम से जुड़ा है। अच्छा, तो पलासिया का किस नाम से जुड़ा कुछ हुआ है? पलाश के पेड़ यहाँ पर अच्छा। लोग होते थे मतलब। अच्छा। तो ये सब अच्छा, इसको और भौर कुआं है, ढक्कन वाला कुआं है, हाँ। गोरा कुंड है, ये हाँ। सब यहाँ पर पानी के प्राकृतिक स्रोत। अच्छा, कुएं होते थे यहाँ। हाँ, तो ये इंदौर की विशेषता थी, मतलब कि ये सब चीजें, इन सब चीजों को इतने जुड़े थे कि इनके नाम ही उन पर हो गए थे मतलब। प्राकृतिक रूप से इंदौर में पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लोग बताते थे, या टेम्परेचर बहुत कम था, शब्बे मालवा, शब्बे रात, ये सब शब्द फेमस थे। तो ये कुछ डिफरेंस सर समझाइए कि पहले कैसा था और अब कैसी चीज़ें हो गई हैं। नहीं, ये है कि इंदौर में औसत 35 से 40 इंच वर्षा जो बताई जाती थी, पर उस समय इस वर्षा का जो हम कहें स्पान या ड्यूरेशन था, ये काफ़ी लंबा था। 2-2.5 महीने तक वर्षा होती, तो वर्षा धीरे होती तो ज़मीन में पानी जाता था, और जिसको हम झड़ी कहते थे मालवी में, कि वो लगती थी और लोग अपना काम भी करते रहते थे। तो ये क्लाइमेट चेंज से ये पैटर्न आ गया, पानी तो लगभग उतना ही गिरता है मतलब, पर वो कम समय में गिर जाता है। तो कम समय में गिरने से एक तो ज़मीन उसको पूरा ढंग से सोख नहीं पाती है, और फिर हमारे शहर को हमने ऐसे विकास कर दिए तो वो पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। 2 इंच में हम देखें इंदौर शहर जो डूब जाता थी, लगातार पानी आ जमीन के जाता। अंदर नहीं जा पाता। हाँ, जमीन के अंदर नहीं जा पाता। सीमेंट अच्छा, पानी काफी आता था तो तापक्रम भी यहाँ पर कम रहता था, न ठंडी हो जाती थी, पेड़ पौधे थे जो मिट्टी को ढक के रखते थे, मिट्टी भी गर्म नहीं हो पाती थी। तो सारी चीजें जुड़ी हुई थी एक दूसरे